नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, जो कि हम लेकर के उपस्थित हुए हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश यानी टीजीटी हिंदी 2016 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र को, जिसमें हम सभी लोग 125 प्रश्न आज इस श्रृंखला में देखने वाले हैं, जो आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश की व भारतवर्ष की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बगैर किसी भूमिका के आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? निस दिन बरसत नयन हमारी, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम सिधारे। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जसोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें, मलरावें जोई सोई कछु गावें। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, वात्सल्य रस। जसोदा हरि पालने झुलावें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। किसका संबंध जो है बिहारी हिंदी से नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, अवधी। चूंकि अवधी पूर्वी हिंदी में आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न आपके सामने है। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, मगही यानी मगध बिहार की बोली है। फिर अगला प्रश्न है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ है? ब्राचड़, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी कि ब्राचड़ से। अगला प्रश्न। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुत हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुत जो हिंदी भाख्यो, ये पंक्तियाँ किस बोली में हैं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अवधी में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई, आ। इनमें से पश्च स्वर कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी कि बड़ा आ, ये आपका पश्च स्वर है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द उनको कहते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का अता पता नहीं होता है। खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो कौन सा है देशज शब्द? उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि खिड़की। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? चा, पा, ला, हा। इनमें से कौन सी तालव्य ध्वनि है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, चा क्या है? तालव्य ध्वनि है। इसका सूत्र है इचु यशानाम तालुह। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, अंग्रेजी लिपि नहीं है। अंग्रेजी क्या है? भाषा है। अरबी, गुरमुखी, देवनागरी ये सब लिपियां हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंते, ओष्ठे, तालव्ये, वर्तस्य। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशानाम तालु, यानी चा छा जा झा सब किस में आते हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि तालु में। अगला प्रश्न, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। प्राण का वचन क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्राण जो है हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द है। प्राण, दर्शन, ये सब क्या है? बहुवचन में हमेशा रहते हैं। फिर अगला है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, सत धन जन। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सज्जन में संधि कौन सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। विग्रह क्या होगा इसका? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऋण मुक्त में। और इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका जवाब है विकल्प डी, यानी अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? निर्वाण, दशा, गति, चाल। कौन है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प, यानी कि निर्वाण। अगला प्रश्न, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि चरम। फिर खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है? सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प सी, यानी कि नष्ट कर देना। अगला, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक, प्रतिमा नाटक। तो 2 तो कालिदास की है ही नहीं। अब 2 में बताना है कि कालिदास की दूसरी रचना कौन सी है। तो आप सभी का जो है सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम। और कमेंट बॉक्स में बताना है 10 रूपक, प्रतिमा नाटकम, ये किसकी रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, भवभूति, श्री हर्षदंडी। किसकी रचना है मालती माधव? तो आपका सही जवाब है विकल्प बी, भवभूत की। और आपको बताना है 10 कुमार चरितम किसकी रचना है। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? आगे आ गया, सामने है आपके प्रश्न वही, कालिदास, दंडी, भवभूति, भास। तो 10 कुमार चरितम की रचना का यानी किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा दंडी की रचना है, यानी कि विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। कारण, अपादान, कर्ता, संप्रदान। रामू घर से निकला, तो घर से में कौन सा कारक है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, अपादान कारक। जब कोई किसी से दूर जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। फिर अगला प्रश्न है, गठरी शब्द है किस प्रकार का है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग, नपुंसकलिंग। गठरी शब्द ये किस प्रकार का है? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, स्त्रीलिंग शब्द है गठरी। फिर अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो आप सभी जानते हैं अत्याचार में कौन सी संधि है? आपका उत्तर है विकल्प बी, यानी कि यण संधि। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। उत्तर दक्षिण शब्द में कौन सा समास है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, द्वंद्व समास। और इसका विग्रह होगा उत्तर और दक्षिण, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, लट लकार और लट लकार। रामः रावणम ममार, इसमें कौन सा लकार है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि लिट लकार। अगला प्रश्न है, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी।
मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए यानी कि प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति। तो सही जवाब आपका इस प्रश्न के लिए क्या माना जाएगा? वो होगा विकल्प ए, यह रमेश की पुस्तक है। अगला प्रश्न, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। बालिका जाएगी, बालिका जाती होंगी, बालिका जा रही है, बालिका जा रही है। तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए आपका क्या बनेगा? विकल्प डी यानी कि बालिका जा रही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। कौन नहीं है सूफी साधना का इनमें से चौथा पड़ाव? तो आपका उत्तर माना जाएगा विकल्प सी, मलकत नहीं है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौथा पड़ाव कौन सा है सूफी साधना का, और 3 यहाँ सामने आपके दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। कुआनो नदी किस कवि की कृति है? तो आप सब जानते हैं, इसका उत्तर होगा विकल्प यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प ए यानी कि गुरु गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। किसकी रचना है महापुराण? तो सही जवाब होगा विकल्प बी यानी कि पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रसमंजरी किस कवि की रचना है? केशवदास, भूषण, नंददास, छित स्वामी। रसमंजरी किस कवि की रचना है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी कि नंददास जी की। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं? मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। मृगावती ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, कुतुबन। और आपको बताना है चांदायन किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। भ्रमर गीत यानी कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए, श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, हिंदी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, ब्रजभाषा। और आपको बताना है कवितावली किस भाषा में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। कौन संत कवि नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, तुलसीदास। तो तुलसीदास अगर संत कवि नहीं हैं तो फिर ये किस प्रकार के कवि हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, पद्मावत महाकाव्य का। और आपको बताना है पद्मावत महाकाव्य में जो है किस भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर, चंदायन। कुतुबन की रचना इनमें से कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, मृगावती। और आपको बताना है हंस जवाहिर ये किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, अग्रदास जी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, रहीम दास। और आपको बताना है कवि प्रिया किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीतिसिद्ध कवि, स्वच्छंदतावादी कवि।
केशवदास को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, रीतिबद्ध कवि। अगला प्रश्न, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर भूषण कवि की रचना है। और आपको बताना है कि जो है भाषा भूषण जो है किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग का अन्य नाम है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। भारतेंद्र युग का अन्य नाम क्या है? तो बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी यानी पुनर्जागरण काल। और फिर बताना है कि द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु की लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास। कौन है इनमें से भारतेंदु की लेखक? तो सही जवाब होगा विकल्प ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ है? 1930, 1940, 1935, 1943। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? आपका जवाब होगा विकल्प डी, 1943। और आपको बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में तार सप्तक को किसने निकाला था। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। कौन सा नहीं है यशपाल का उपन्यास? तो सही जवाब है आपका विकल्प बी, कब तक पुकारूं। फिर ये किसका है उपन्यास कब तक पुकारूं, आप सभी को बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1959, 1951, 1970। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित होता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, 1959 में। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता हैं? बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। पुष्प की अभिलाषा इस कविता के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, माखनलाल चतुर्वेदी। और आपको कमेंट करके बताना है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, महादेवी वर्मा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? तो आपका उत्तर है विकल्प बी, सुमित्रानंदन पंत। और कमेंट करके बताना है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दीघाटी, परिप्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, परिप्रवास। और आप सभी को बताना है परिप्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। किसने लिखा है कलम का सिपाही? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, अमृत राय। और सभी को बताना है कि कलम का मजदूर किसने लिखा है। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। मुझे चांद चाहिए ये किस विधा की रचना है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपन्यास विधा की रचना है। किसका उपन्यास है आप सभी को बताना है। फिर अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अज्ञे। सारा आकाश ये किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा विकल्प बी, राजेंद्र यादव। और कमेंट बॉक्स में बताना है कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। संशय की एक रात ये रचना किसकी है? आपका जवाब होगा विकल्प सी, नरेश मेहता जी। और आप सभी को बताना है, संशय की एक रात रचना में किसके मन में संशय उत्पन्न होता है।
फिर अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? आपका जवाब होगा विकल्प डी, मोहन राकेश। और सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है आषाढ़ का पहला दिन ये कविता किसकी है। आगे बढ़ते हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति मतिराम बोधा। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? उत्तर होगा आपका विकल्प बी यानी कि सेनापति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय, श्री हित जी, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क जी। इनमें से गलत कौन सा है? आप सभी को उत्तर करना है। आपका जवाब होगा विकल्प बी जो गलत है, माफ़ करिएगा, जो है प्रश्न संख्या 59 है, तो 59 का जवाब आपका होगा विकल्प सी। कौन सा होगा इसमें? विकल्प सी होगा, सनकादिक संप्रदाय। ये गलत होगा। श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी और राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बारकाचार्य, माफ़ करिएगा, जो है इस प्रश्न में सही पूछा जा रहा है। सही क्या है इनमें से जो है वो आपको बताना है। तो सही इसमें जो है वो आपका विकल्प बी ही है, बाकी सब गलत जा रहे हैं। सही रुद्र संप्रदाय यानी कि विष्णु स्वामी, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। निर्धन के धनसी तुम आई, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार आपका होगा? विकल्प ए उपमा अलंकार। सासी से ये सब सदृश उपमा अलंकार में आता है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इसमें किस छंद का प्रयोग है? दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित्त। तो इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए दोहा। और कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें जो है कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीतिका। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी यानी कि इसमें क्या है? उल्लाला छंद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? वात्सल्य रस, बीभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो इसमें कौन सा रस होगा? आपका उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि रौद्र रस। क्या है यहाँ पर? सक्रोध, क्रोध की बात की जा रही, तो रौद्र रस होगा। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पायो जी राम रतन धन पायो, विकल्प सी यानी कि भक्ति रस है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पैशाची, शौर्षेनी, अर्धमागधी। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, शौर्षेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी, ये सब विकास यहीं से होता है। अगला प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आप सबको पता है ये ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, चा, टा, औ। तो संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? विकल्प ए, आधा का और या, ये क्या है? संयुक्त है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? कौन सा युग देखते हैं हम लोग अघोष ध्वनि है? गाघा, डाढ़ा, पाफा, दाधा। तो इनमें से अघोष ध्वनि कौन सी है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी यानी पाफा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है?
तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि छोटा नागपुर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। नीलकंठ ये जो है कैसा शब्द है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी यानी ये योग रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? खा, ठा, जा, टा, इनमें से कौन सी है आपकी महाप्राण ध्वनि? तो महाप्राण ध्वनियाँ जो है दूसरी चौथी होती हैं। दूसरी चौथी तो का, खा ये दूसरा है, टा, ठा, ठा भी दूसरा है। तो ए और बी ये दोनों जो वर्ण हैं ये माने जाएंगे महाप्राण, ये भी यानी खा और ठा भी। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिलती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, लेकिन है क्या? इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है, जो कि किसी विकल्प में नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें कौन सा कारक है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? इसमें आपका जवाब होगा विकल्प सी कर्म कारक। अशोक ने पत्र को पढ़ा, ये हो जाएगा कर्म कारक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिव्या, दात्री, खटमल, जीव, कौन सा है पुल्लिंग? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी ये खटमल। दिव्या, दात्री, जीव ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो आप सब जानते हैं चंद्रमुख में कौन सा समास है? विकल्प सी यानी कि कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। अगला प्रश्न है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न का? विकल्प डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? उत्तर है विकल्प ए यानी कि हर्ष का विषाद होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत। तो जो समाचार यानी जो संवाद भेजता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए संवाददाता कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, एक तो दोष था ही ऊपर से दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी? अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी का, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटे मुंह बड़ी बात। तो सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। क्या होगा? विकल्प सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। जिसका मतलब क्या है कि एक तो दोष था ही और ऊपर से दूसरा भी लग गया। फिर अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम किसकी रचना है? बताना है आप सभी को। भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। नैषधि चरितम ये रचना किसकी है? तो आप सब जानते हैं श्रीहर्ष की ये रचना है। और इसमें कितने जो है सर्ग हैं आप सभी लोगों को बताना है कमेंट करके। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, शिशुपालवधम, 10 कुमार चरितम। माघ की रचना कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा विद्यार्थियों? विकल्प डी, शिशुपाल वधम है माघ की रचना। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा करना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। वो गागर में सागर भरना, इसका क्या माना जाए सही जवाब? विकल्प सी, थोड़े में बहुत कहना। और आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है गागर में सागर भरना किसकी कविता के विषय में, किसकी रचना के विषय में, किस कवि को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कविता का बहुवचन है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कविता का बहुवचन क्या होगा। तो सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी यानी कि कविताएं ये वर्तनी सही है, बाकी सब गलत है। फिर अगला प्रश्न है, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें सही जीवैषणा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, जीवधन ऐषणा बराबर जीवैषणा, और इसमें संधि कौन सी है कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला शब्द है, प्रश्न है प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास पूछ रहा है। इसमें होना चाहिए है। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है, ये नहीं आप लोग काट दीजिए। दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए, प्रेमातुर में कौन सा समास है। तो आपका जवाब होगा विकल्प सी यानी तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सह हस्तेन खादत में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। तो सह माने वह, हस्तेन माने हाथ से, खादत माने खाता है, यानी खाने का साधन क्या है, हाथ। तो किस में आ जाएगा, से किस में आएगा आप सब जानते हैं। इसका जवाब होगा विकल्प डी, से कर्ण कारक में आता है, और यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है। तो कारक आप लोग पढ़ें तो जानते, का की के किस में आता है, षष्ठी में, यानी विकल्प आपका राइट माना जाएगा, कविता का मर्म। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राम कृष्णों में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास। तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, राम कृष्णों में कौन सा समास है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, द्वंद्व समास, यानी दोनों पद यहाँ पे प्रधान है। अगला प्रश्न है, सज्जनः पापात् जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, सज्जनः पापात् जुगुप्सते, यानी कि विकल्प ए, सज्जन पाप से घृणा करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता वन गई, राम के साथ सीता वन जाती होंगी, राम के साथ सीता वन जाती हैं, राम के साथ सीता वन जाएंगी। तो रामेण सह, राम के साथ, सीता वनम गच्छति। तो गच्छति से आप इसका सही जवाब पकड़ पाएंगे, विकल्प सी, यानी कि राम के साथ सीता वन जाती हैं। गच्छत माने प्रेजेंट में चल रही है। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। प्रेमचंद, वृंदावनलाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम ये किसका उपन्यास है, किसकी रचना है। तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी कमलेश्वर जी का शानदार उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। लुईपा, शबरपा, सरहपा, चंदबरदाई। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, सरहपा। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा, विकल्प ए, मिश्रबंधुओं ने। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरदास। गौड़ी संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक कौन है, विकल्प सी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी। 10, 8, 12, 15। तो अष्ट का मतलब ही है 8, तो इसमें संख्या कितनी होगी, विकल्प बी, यानी कि 8। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है अष्टछाप की स्थापना कब की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है। सभी को बताना है नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है। मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, इंद्रावती। तो इसमें क्या है, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों रचनाएं हैं नूर मोहम्मद जी की, अर्थात बी डी दोनों विकल्प सही होंगे। और आपको बताना है मधुमालती किसकी रचना है। फिर अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी, यानी कि तलवंडी में।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, सूरदास जी। और आप सभी को बताना है किसने कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य का सूरदास जी कोना कोना झांक आए हैं। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। और कहा गया है भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, दक्षिण भारत में। 100 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, अभी 25 प्रश्न और करने हैं। आप सभी लोग कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर कर दीजिए, और कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाएं मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। ज्ञानदीप ये किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में हैं? तो आप लोगों का सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, साहित्य लहरी में। और आप सभी को बताना है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास जी की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, अनेकार्थ मंजरी। फिर अनेकार्थ मंजरी किसकी है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कब से कब तक माना है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है शुक्ल जी ने रीतकाल का समय कब से कब तक माना है। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों? विकल्प बी, संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। रीतकाल में किस रस की प्रधानता रही है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, श्रृंगार रस। और आप सभी को बताना है रीतकाल में किस भाषा की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतिराम, सेनापति, ग्वाल कवि। कौन है रीतकाल का कवि जो अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो सही जवाब आपका होगा विकल्प सी, यानी कि घनानंद जी। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम बताइए। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और कब किया था ये काम? सन को बताना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। कौन नहीं है इनमें से छायावादी कवि? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, शिवमंगल सिंह सुमन। फिर अगला प्रश्न है, कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रियमदा, धर्मवीर, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा मनोहर श्याम जोशी, विकल्प डी। और आपको बताना है सभी को झुनिया उपन्यास किसने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आप सभी का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, विष्णु प्रभाकर। और इसमें किसकी जीवनी है उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12, 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, 15 सर्ग हैं। और आपको बताना है इसके पहले और अंतिम सर्ग का नाम क्या है। फिर अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि ब्रजभाषा में। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर किस युग के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है?
स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्नी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। पुनर्लग्न की समस्या, पुनर्विवाह की समस्या, ये सब किस नाटक में उठाई गई है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, ध्रुवसाम्नी नाटक में। और ये किसका है आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक इनमें से किसने लिखे हैं? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर अगला प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया जाता है? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत कविता। सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि समकालीन कविता। अगला प्रश्न है, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, श्रीलाल शुक्ल। और आपको बताना है इसमें किस गांव का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तन इनमें से किसने किया है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, महीप सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साए में धूप। कौन सी रचना इनमें से अज्ञेय की है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, हरी घास पर क्षण भर। आपको सभी को बताना है कि साए में धूप की रचना किसकी है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका, हम इस्पाई जन्म के, हिमकिरीटनी, मिलन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, हम इस्पाई जन्म के। और आप लोगों को बताना है मिलन किसका काव्य संग्रह है। फिर है अगला प्रश्न, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो आप लोगों का सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, नाटक विधा की पुस्तक है। किसका नाटक है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतिराम, रस रहस्य भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। तो कौन सा इनमें से जोड़ा सही है वो आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? कौन सा सही है? आपका होगा सही जवाब विकल्प ए, चिंतामणि, काव्य प्रकाश। फिर अगला है, मैला आंचल के लेखक हैं कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन रामेश्वर, शुक्ल अंचल, मोहन राकेश। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, फणीश्वर नाथ रेणु। आपको बताना है इसका प्रकाशन कब हुआ है और इसका नायक कौन है। अगला प्रश्न है, कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। कौन सा इसमें अलंकार है आप सभी को बताना है। तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मानो लगा हुआ, जन मन जानो मानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चरण कमल बंदव हरि राई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, उपमा। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, यानी इसमें रूपक अलंकार है। और हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर इस मॉडल पेपर के। तो क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसमें किस छंद का प्रयोग है? उल्लाला, चौपाई, सोरठा, दोहा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी चौपाई छंद का इन काव्य पंक्तियों में प्रयोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा यानी कि उत्तर प्रदेश TGT 2016 के मॉडल पेपर के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी लोगों ने 125 प्रश्नों की
महाश्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आप सभी की आने वाली आगामी समस्त परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा को लाइक करिए और यदि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया है तो कक्षा को हाइप अवश्य कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें और हम आप सभी लोगों को पुनः से मिलेंगे नए मॉडल पेपर को लेकर नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।